तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। कैसे हैं आप सब? कि आई होप्स कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए एकदम बेहतरीन और नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में पहले जो हमने पिछला अब तक पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे की चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, इंग्लिश के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उनका एक बार आउटलाइन व्यू ले लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो इंग्लिश के अंदर मैंने सबसे बताया कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, फिर लैंग्वेज को मैंने बताया था कि लैंग्वेज जो होती है आपकी, ये कहाँ से जनरेट होती है। मैंने बताया था आपको साउंड से जनरेट होती है। किससे जनरेट होती है भाई? साउंड से ये जनरेट होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भाई साउंड्स होते हैं इनकी जो रिटन फॉर्मेशन होती है, साउंड्स की जो रिटन फॉर्मेशन होती है वही क्या कहलाती है? आपकी लेटर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटर्स। ये बात मैंने बताई थी। और उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बात बताई थी कि भाई जो ये लेटर्स होते हैं इनका जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, वही बन जाता है क्या? वर्ड। लेकिन हम ये नहीं कह सकते जो वर्ड आपका होता है इसे में एक खासियत होती है कि भाई कलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए भाई। ये मीनिंगफुल। तो भाई कलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल। तो अब तक हम इतनी बातें पढ़ चुके हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है भाई? मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज जो होती है वो साउंड से जनरेट होती है। कहाँ से जनरेट होती है? साउंड से। अब बात करते हैं साउंड क्या होते हैं। ये सारी चीजें तो मैं पहले ही आपको क्लास नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं, आप उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैंने बताया था कि साउंड्स जो होते हैं उनकी रिटन फॉर्मेशन जो होती है वो क्या कहलाती है? लेटर्स कहलाती है। साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन ही लेटर कहलाती है, ये बात मैंने बताई थी। उसके बाद फिर हमने अगली चीज को क्या पढ़ा कि भाई जो लेटर्स होते हैं जब इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स जब बना लिया जाता है वो भी कैसा? मीनिंगफुल। कैसा? मीनिंगफुल। जब कलेक्शन ऑफ लेटर्स बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड। अब वर्ड के अंदर मैंने आपको एक बात और बताई थी भाई, उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो वर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ड में आपको मैंने क्या समझाया था? मैंने कहा था मुझे बताओ पेड़ के अंदर मेन पार्ट बताओ क्या होते हैं। तो आपने मुझे बताया कि सर एक तो उसके अंदर सबसे मेन जो पार्ट होती है वो होती है जड़। तो इसी प्रकार बर्ड की भी सबसे मेन बात क्या रहती है? उसकी रूट रहती है। क्या चीज रहती है भाई? रूट। ऐसे ही अगर हम बात करें तो और इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? तो रूट की जगह पे फिर इसके आगे आ जाती है प्रीफिक्स। क्या आ जाती है? प्रीफिक्स। ये चीज भी मैंने सब कल पढ़ा रखी है, पिछली वीडियो में देख लेना। और तीसरी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट होती है? सफिक्स। तो कुल मिलाकर ये हम इन चीजों पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। फिर ठीक है, और रूट के बारे में मैं बता दूं, ये जो रूट है इसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ कहा जाता है। ठीक है, रूट जो होती है वो क्या कहलाती है? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड कहलाती है। तो ये जानकारी अब तक हम सीख चुके हैं, इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं अब तक। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए मैं बात करूं तो ये जो वर्ड हैं इनको जब कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड किया गया। कैसे? कैटेगरी बेस्ड पे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? जब इनको कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड किया गया तो वो एक चीज बन गई जिसे हम पढ़ते हैं भाई किसके नाम से? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ते हैं। ये भी मैंने कल बताया था ना आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ते हैं। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंट्रो छोटू सी बातें सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये था भाई कि भाई जो क्लास है, जो क्लास हमारी ये चल रही है कि भाई क्लास तो नाउन की है, क्लास होने को है, लेकिन सर इसमें नाउन तो अभी कहीं आया भी नहीं है। तो भाई देखो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बैच बिल्कुल ही बेसिक से है, तो मैं भाई बिल्कुल ही बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे नाउन के बारे में। क्यों भाई? क्योंकि मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू बताता हूँ आपको। मैंने कहा था भाई जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देखो मेरी बात को समझो, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भाई आपके कितने होते हैं मुझे बताओ? तो आप कहेंगे सर
कल ही तो आपने बताया था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। तो चलो भाई, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके एक बार लिख लेते हैं उनको। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था नाउन। क्या बताया था? नाउन। दूसरा मैंने क्या बताया था? प्रोनाउन। क्या बताया था भाई? दूसरा प्रोनाउन। तीसरा मैंने क्या बताया था? एडजेक्टिव। क्या बताया था भाई? एडजेक्टिव। ठीक है ना। चौथा मैंने क्या बताया था भाई? आपको वर्ब बताया था। क्या बताया था? वर्ब। पांचवा मैंने क्या बताया था भाई? एडवर्ब बताया था। समझ रहे हैं ना। ये चीजें मैंने कल बताती थी, इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड मोड पे बता रहा हूं। ठीक है। छठा मैंने क्या बताया था आपको? प्रेपोजिशन बताया था। प्रेपोजिशन। सातवां आपको क्या बताया था भाई? मैंने कंजंक्शन बताया था। समझ रहे हैं ना बातों को। और आठवां आपको मैंने क्या बताया था भाई? आठवां मैंने आपको बताया था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब हम जो है इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीजें क्या हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नाउन के बारे में हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। छोटू सा इंट्रो और उसके बाद सीधे सीधे इनके की पॉइंट पे बात करेंगे कि इनको कैसे याद रखना है। देखो, मैं कल की वीडियो में भी मैंने बात की थी। अगर मैं आपसे छोटू सा प्रश्न करूं कि भाई बताओ नाउन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे भाई? वही छठे सातवें आठवें वाली डेफिनेशन को आप लेके बैठ जाते हो कि सर ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ऐसे करके। लेकिन यार ऐसे याद नहीं रखना है। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आप में और वो छठे क्लास के बच्चे में क्या डिफरेंस रह जाएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये चीजें फिंगर टिप्स पे रखनी होंगी। कैसे फिंगर टिप्स पे रखेंगे समझो। देखो भाई, जो आपके ये नाउन होते हैं इनके लिए बस 2 बातें याद रखना। 2 की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो याद रखना। स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, दोनों की दोनों बातें याद रखना। पहली बात कि भाई ये नेमिंग वर्ड होते हैं। ये पहली बात है। क्या होते हैं भाई? नेमिंग वर्ड होते हैं। ये पहली बात आपको याद रखनी है। अब मानो ये बात भूल गए कि सर नेमिंग वर्ड हमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? नेम ऑफ एनीथिंग याद रखनी है। जो इन दोनों में से आप याद रख पाए वो रख लेना। नेम ऑफ एनीथिंग। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो समझ लो अब नाउन कहते किसे हैं। देखो भाई, इस दुनिया में प्रत्येक चीज जिसको हम जो कहकर बुलाते हैं, सपोज जैसे ये क्या है मेरे हाथ में? फोन है। ऐसे ही इसी प्रकार से ये मैं पीछे जिस पे लिख रहा हूं ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। ऐसे मैं इससे लिख रहा हूं ये क्या है? मार्कर है। ऐसे ये जो आपके बात करें तो ये जो सामने जो है ये वॉल है, दीवार। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो कैमरा जो लगा हुआ है सामने, ये कैमरा भाई किस पे खड़ा हुआ होगा? ट्राइपॉड पे खड़ा हुआ होगा। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको गिनाई, ये सब के सब क्या हैं? नाउन है। सब के सब क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? मैंने अभी बताया, क्योंकि ये नेम ऑफ एनीथिंग है। यानी कि आपको सिंपल शब्दों में क्या याद रखना है? इस दुनिया में प्रत्येक वह चीज जिसको हम जो भी नाम से बुलाएंगे, प्रत्येक दुनिया में, इसमें जो भी दुनिया में जो चीजें हैं उनको आप जिस नाम से बुलाएंगे वो नाम ही उसका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आप चाहे नाउन के लिए ये कीवर्ड याद रख ले कि नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। या आप ये दूसरी बात याद रख सकते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, नाउन हो गया खत्म। चलो, अब ये मत समझना कि नाउन पूरा ही खत्म हो गया। नहीं भाई, ये तो डेफिनेशन का शॉर्ट इंट्रो खत्म नाउन के बारे में। अब बात करते हैं प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्या होते हैं? तो भाई प्रोनाउन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके माइंड में वही 2 से 3 लाइनों वाली डेफिनेशन फिट है, मुझे पता है, कोई बात नहीं है। अब आज आप वो डेफिनेशन को भूल जाएंगे। देखो, मैं अगर बात करूं तो मैं इन दोनों का रिलेशन बताता हूं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। देखो, इन दोनों का रिलेशन ये है कि ये मान के चलो बॉस और एम्प्लॉय वाली कहानी हो जाती है। क्या होता है? नाउन इसका बॉस है। जो आपका ये प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन का बॉस कौन है? नाउन है। कैसे? ऐसे समझो, जैसे मान लो ऑफिस में मीटिंग होती है तो सभी मीटिंग्स को क्या बॉस ही अटेंड करते हैं?
बॉस बहुत ही अर्जेंट मीटिंग को अटेंड करते हैं। केवल जो बाकी जो मीटिंग्स होती हैं उन पे कौन जाता है, एम्प्लॉय जाते हैं। उनको अटेंड करने के लिए कौन जाते हैं, एम्प्लॉय जाते हैं। तो सेम यही काम है। मुझे बताओ, अगर आप लोगों को एक पैसेज दे दिया जाए बड़ा सा और उसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात कही गई हो, तो आप देखेंगे केवल वाक्य के शुरू में उस पर्सन का नाम आता है, यानी कि नाउन को केवल एक बार यूज कर लिया जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए हम पैसेज में लड़के की बात कर रहे हैं तो ही होता है उसकी जगह पे। अगर मान लीजिए लड़के की बात कर रहे होते हैं तो शी होता है। इसका मतलब क्या होता है, उसने मेन मीटिंग को अटेंड कर लिया, शुरू में आके अपना काम पूरा कर दिया बॉस ने। अब बाकी उसने जगह पे क्या कर दिए, एम्प्लॉयज लगा दिए, यानी कि प्रोनाउन लगा दिए। तो समझ लो कि भाई ये क्या होते हैं, बॉस और एम्प्लॉय का इनका वो रहता है आपका रिश्ता। नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता कैसा है भाई, याद रखना, नाउन और प्रोनाउन का जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता होता है। यानी कि नाउन क्या करते हैं, ये भाई क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। बस इतनी सी बात याद रखना। इतनी सी बात अगर आपने याद रख ली तो समझ लो काम हो गया। रिप्रेजेंट्स अ नाउन मतलब जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैंने लिखा, मानो राम इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी डुल। ये मैंने लिखा, कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन मैंने फिर भी इसको लिखा है क्योंकि ये वेरी गुड बॉय भी है और डुल भी है। ये मतलब फीलिंग नहीं बन रही है ना, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखो यहां पे किसकी बात हो रही है, तो आप कहेंगे राम की बात हो रही है। मतलब ये कौन हो गया भाई, नाउन हो गया। कौन हो गया, नाउन हो गया। अगर इसी प्रकार से हम बाद में देखें तो भाई ये बट यानी कि ये कंजंक्शन है आपका, समझ रहे हैं ना बातों को। अब कंजंक्शन के बाद कोई दूसरी क्लाउज लगी हुई होगी तो आप देखेंगे कि ये ही से शुरू हो रहा है। अब ही से शुरू हो रहा है तो मुझे ये बताओ, क्या इस सेंटेंस में किसी और की बात हो जाएगी? आपको लग रहा है एक स्टेटमेंट है तो उसके अंदर किसी एक ही पर्सन की तो बात करोगे आप यहाँ पे मुझे बताओ कोई दूसरा पर्सन आपको दिख रहा है? जब पहली स्टेटमेंट में केवल एक ही पर्सन की बात कही जा रही है कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो क्या दूसरी स्टेटमेंट में कोई और बंदा एंट्री ले लेगा? नहीं हो सकता ना, नहीं होगी। देखो यहां पे हम कह रहे हैं राम इज अ वेरी गुड बॉय या राम इज अ गुड बॉय, हम ऐसे बोल रहे हैं। अब उसके आगे हमने क्या कहा, बट ही इज वेरी डुल, ये बोला हमने। तो भाई हमने यहां पे ये जो ही है वो किसके लिए यूज किया है? तो आप कहेंगे सर आपने ही जो है वो राम के लिए यूज किया है। तो जब ही हमने राम के लिए यूज किया है तो इसका मतलब है जो ये ही वर्ड आया है वो राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ये ही होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा मिस्टर गुप्ता, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल। अब मुझे ये बताओ, ये सेंटेंस मैंने लिखा मिस्टर गुप्ता हु इज द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल, यहां पे प्रोनाउन क्या है? तो आप देखेंगे कि मिस्टर गुप्ता ये तो भाई आपका नाउन हो गया, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है ये देख लो सेंटेंस के अंदर। तो आप देखेंगे हु मतलब जो। अब ये हु जो वर्ड आया वही यहां पे प्रोनाउन है। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या ये प्रोनाउन नहीं होता है? भाई होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करता है। ये किसका काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का। तो यहां पे हु रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन प्रिंसिपल है? हु, कौन प्रिंसिपल है? मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हु रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए हु क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो समझ में आया आपको प्रोनाउन के बारे में कि भाई प्रोनाउन क्या होते हैं? तो ये बात मुझे बतानी थी भाई, आपको समझ लीजिए सिंपल भाषा में याद क्या रखना है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो वे वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं या नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। बस सिंपल सी बात। एडजेक्टिव के बारे में सर क्या याद रखेंगे? देखो एडजेक्टिव को सिंपल आप फिंगर टिप्स पे ऐसे याद रख सकते हो, जब भी नाउन या प्रोनाउन
नाउन या प्रोनाउन। देखो एक स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है तो आपको पता है सब्जेक्ट, भाई मैं आपको बता दूं जो सब्जेक्ट होता है ये आपका या तो नाउन होगा या फिर भाई प्रोनाउन होगा। ये बात आप याद रख लेना, इसको स्टार मार्क करके याद रख लो भाई ये बात को। ये जो बात है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट होता है आपका वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। समझ रहे हैं ना बातों को, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। एक वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा या एक क्लाउज का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात मुझे बतानी थी, इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि सर एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे समझें। एडजेक्टिव की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विशेषण कहते हैं। लेकिन सर ये विशेषण होता क्या है, देखो भाई एक स्टेटमेंट में आप देखेंगे नाउन और प्रोनाउन के अंदर जो कुछ ना कुछ डिटेल को ऐड करे, क्या करे, कुछ ना कुछ डिटेल को ऐड करे, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या बात याद रखनी है, ऐड सम डिटेल इन नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ऐड सम डिटेल इन नाउन एंड प्रोनाउन, बस ये आपको याद रखना है और एडजेक्टिव का काम खत्म हो गया। सेम अगर आप देखेंगे तो बात कर लेते हैं एडजेक्टिव में, आपने समझ लिया, बस इतनी सी ही बात आपको एडजेक्टिव के अंदर याद रखनी है और कुछ ज्यादा आपको एडजेक्टिव में याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे जब एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तब देखते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको एडजेक्टिव के अंदर अगर बेसिक जानना है तो आप इतना समझ सकते हैं। ये नाउन का हो गया इतना भाग, इतनी ये दो बातें आपको नाउन में याद रखनी है, केवल फिंगर टिप्स पे याद रखने के लिए कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं और एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब बात करते हैं वर्ब क्या होती है। देखिए भाई जो ये वर्ब है, वर्ब मतलब होता है हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं भाई, क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ब को क्रिया। क्रिया मतलब आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या करेगी, तीन काम कर सकती है। किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब तीन काम करेगी, या तो कुछ हैपनिंग होगा उसके अंदर, क्या होगा, कुछ हैपनिंग यानी कि कुछ घट रहा होगा, या किसी चीज का थोड़ा सा पोजीशन बताएगी, क्या करेगी, पोजीशन बताएगी। देख रहे हैं ना, तीन चीजें बताएगी। और तीसरी चीज क्या करेगी, ये एक्शन को बता सकती है, समझ रहे हैं ना, एक्शन को बता सकती है। और चौथी चीज ये स्टेट को भी बता सकती है, स्टेट मतलब दशा। तो ये कुल मिलाकर इन चार चीजों को बता सकती है, कौन, वर्ब। वर्ब कुल मिलाकर ये चार चीजें ही बताएगी। मैं अगर बात करूं तो आपने देखा होगा, जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आई हैव अ पेन, ये मैंने सेंटेंस लिया, सिंपल सा सेंटेंस है, आई हैव अ पेन। अब मुझे बताओ क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है, आप कहेंगे नहीं सर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस सेंटेंस के अंदर किसी की स्टेट बताई जा रही है, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा भी कुछ नहीं है, स्टेट भी नहीं बताई जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं पोजीशन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हाँ इसके अंदर हमें पोजीशन दिख रहा है। कहां दिख रहा है, देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, आई हैव अ पेन। मैंने कहा आई हैव अ पेन, ये मान लो इसको मैंने पेन कह दिया, तो मैंने क्या कहा, आई हैव अ पेन। इसका मतलब क्या है, मेरे पास, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास। जब भी आई हैव, ही हैज, सी हैज, इस तरीके की बातें हों तो आप समझ जाना कि वहां पोजीशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं। तो यहां पे मैंने क्या कहा, आई हैव अ पेन, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक पेन है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पोजीशन शो कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पोजीशन शो कर रहा हूं। तो यानी कि ये जो हैव है वो वर्ब किसके लिए आई है, टू शो पोजीशन। किसके लिए आई है भाई, टू शो पोजीशन। ये क्या किसके लिए आई है, पोजीशन को शो करने के लिए आई है। ये वर्ब किस लिए आई है, पोजीशन को शो करने के लिए आई है। इसीलिए अगर आप एक और एग्जांपल इसके लिए लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, ये पोजीशन वाला हो गया। चलिए एक और लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा जब कोई घटना हो रही होती है तो उसके लिए देखिए कैसे वर्ब आएगी। जैसे मान लीजिए दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लिखते रहना, उसको लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। इट इज रेनिंग, हमने क्या कहा, इट इज रेनिंग।
समझ रहे हैं ना, इट इज रेनिंग। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा बारिश हो रही है, तो मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैंने कहा बारिश हो रही है। आपने मुझसे पूछा, मान लीजिए बारिश का मौसम है और आपने मुझसे पूछा कि सर बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा बाहर बारिश हो रही है। समझ रहे हैं ना, तो मैं यहां पे घटना के बारे में बता रहा हूं, कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये सेंटेंस भी तो सेम काम कर रहा है। आप देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, इट इज रेनिंग। इसका मतलब बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है, इसका मतलब ये जो इज वर्ब यहां पे आई है आपकी, इज, और ये जो रेनिंग पूरी जो ये वर्ब आई है वो किसके लिए है भाई, सीधे सीधे शो कर रही है किसके लिए भाई, सीधे सीधे हैपनिंग को शो कर रही है, यानी कि कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, उसको दर्शा रही है ये। समझ रहे हैं ना, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। अब बात कर लेते हैं सर एक्शन के लिए किस तरीके से यूज होती है। एक्शन के लिए अब देखते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हम लेंगे। एक्शन के लिए हमने लिया ही इज, चलो ही से नहीं लेते, प्रोनाउन से नहीं लेते हैं, नाउन का चैप्टर चल रहा है, तो चलो नाउन से ही एकदम बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा क्रिश इज राइटिंग अ लेटर, ये हमने एग्जांपल लिया। हमने कहा क्रिस इज राइटिंग अ लेटर, ये एग्जांपल लिया। अब मुझे बताओ इसमें ये जो क्रिश है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपकी इज और राइटिंग वाला जो पार्ट है पूरा मिलाकर वर्ब बन जाता है। इसके अंदर एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये क्या होती हैं, सारी चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि जब नाउन वर्ब वगैरह पढ़ेंगे तब देखते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये इतना पार्ट जो इस सेंटेंस का है क्रिश वाला, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो इतना पार्ट इज और राइटिंग वाला जो पार्ट है ये आपका वर्ब है। बाकी जो बच गया पार्ट वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, इतनी सारी चीजें हमें दे रखी है। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, इस सेंटेंस के अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि क्रिस इज राइटिंग अ लेटर। तो मैं पूछना चाहूंगा क्रिस इज डूइंग व्हाट, यानी कि क्रिस क्या कर रहा है। तो देखो करने का सेंस आ गया। करना मतलब, एक बात मेरी याद रखना, कभी भी आपसे पूछे कि वर्ब का मतलब एक्शन होता है, तो भाई एक्शन किस प्रकार से होती है, तो याद रखना जब भी कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके से दी जाए कि उस स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई कार्य का पता चले कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि राम जा रहा है, या राम आ रहा है, या राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, राम बोल रहा है, राम खाना खा रहा है, राम पानी पी रहा है, राम सो रहा है। तो ये सारे सेंटेंस जो मैंने बोले इनके अंदर क्या कर रहा है, अक्सर में अगर देखें तो इनके अंदर सबके अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा था, कुछ ना कुछ एक्शन हो रही थी। तो जब भाई एक्शन होगी तो वो सीधे सीधे क्या होगी, तो वो जो एक्शन अब देखेंगे आप, तो जो ये तीसरा वाला जो था एग्जाम्पल वो इसके लिए सूटेबल है, यानी कि इज राइटिंग, यानी कि जो यहां पे ये वर्ब है वो सीधे सीधे किसको शो कर रही है, एक्शन को शो कर रही है। राम इज डूइंग व्हाट, जब मैं कहूंगा क्रिस इज डूइंग व्हाट, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैं क्या कहूंगा, क्रिस इज डूइंग व्हाट, तो आपका रिप्लाई होगा, आप जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे 1 सेकंड में। आपने देख लिया, क्वेश्चन को समझ लिया कि हाँ सर पूछ रहे हैं कि क्रिस क्या कर रहा है, तो आपका 1 सेकंड में रिप्लाई होगा कि सर क्रिस इज राइटिंग अ लेटर। समझ रहे हैं ना बातों को, तो ये हो गई आपकी वर्ब। तो वर्ब के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई, वर्ब के अंदर आपकी 3 चीजें होती हैं। पहली तो आप इसके अंदर बात कर सकते हैं जो आपकी हैपनिंग होती है, यानी कि कुछ ना कुछ आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा, जो कुछ ना कुछ भी आपका घटित होगा वो क्या कहलाएगा, हैपनिंग कहलाएगा। कुछ भी घटित हो वो हैपनिंग कहलाता है आपका। उसके बाद आगे जो दूसरी चीज है वो भी मैं लिखता हूं, हैपनिंग। और आपका तीसरी चीज क्या होती है, पोजेशन होती है, पोजेशन होती है, और आपकी एक्शन होती है। आप इन 3 को लिखो इंपोर्टेंट, ये 3 को आप इंपोर्टेंट लिखो, एक्ट और सन। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आपने याद कर ली तो ये क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई। ये वर्ब के लिए होता है। अब एडवर्ब के बारे में भी सर समझा दीजिए कि एडवर्ब क्या होते हैं। देखो भाई, एडवर्ब जो होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं भाई एडवर्ब, क्रिया विशेषण होते हैं। एडवर्ब के बारे में भी इधर हम सीखते हैं।
ठीक है, एडवर्ब के बारे में भी सीखते हैं बढ़िया तरीके से। हालांकि एडवर्ब को याद करने का तरीका मैं बताता हूं। मुझे बताओ कि जब मैं आपको जो है एडजेक्टिव पढ़ा रहा था तब मैंने आपको क्या बात बताई थी? तो मैंने आपको कहा था ऐड सम डिटेल इन नाउन एंड प्रोनाउन। ये कहा था मैंने, मतलब नाउन या प्रोनाउन में जब कोई भी शब्द कुछ डिटेल ऐड करे तो वो शब्द क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। सेम कंडीशन एडवर्ब के साथ में भी आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि वर्ब के अंदर जब कोई भी वर्ब होगी उसके अंदर जब कुछ ना कुछ डिटेल ऐड की जाएगी तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाएगी? एडवर्ब कहलाएगी। तो सेम स्टेटमेंट आप यहां लिख सकते हैं, ऐड सम डिटेल इन वर्ब। बस बात खत्म। ऐड सम डिटेल इन वर्ब, ये तीसरी आपकी स्टेटमेंट रहेगी। किसके लिए? एडवर्ब के लिए। समझ रहे हैं ना? ये किसके लिए स्टेटमेंट है? एडवर्ब के लिए स्टेटमेंट है। तो एडवर्ब को अब थोड़ा सा जरा आपको समझाते हैं बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा नहीं, छोटू सी जानकारी ले रहे हैं इनके बारे में, तो थोड़ी सी नॉलेज एडवर्ब के बारे में भी बनती है। क्या है भाई एडवर्ब? समझते हैं। देखो भाई, एडवर्ब के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो एडवर्ब है ये क्या है भाई? मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है ना? ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब सर ये क्रिया विशेषण होता क्या है? देखो भाई, क्रिया प्लस विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये डेफिनेशन वो है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन असल में आप इतनी बात याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। यानी कि वर्ब के अंदर, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी कभी क्या होगा, कुछ ऐसे शब्द वर्ब के आगे लगे हुए दिखेंगे जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो क्रिया के लिए ही क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द मिल जाते हैं, तो आप वहां पे क्या ये डेफिनेशन लगाते हुए फिरेंगे ना, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां ये डेफिनेशन यूज नहीं करना। वहां पे आप बस इतनी बात याद रखना कि अगर वर्ब के अंदर कोई भी शब्द कुछ भी डिटेल ऐड करता पाया गया तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। मानो मैंने एग्जाम्पल लिया, राम रन्स। ये मैंने कहा राम रन्स, बिल्कुल छोटू सा एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक सब्जेक्ट दिख रहा है और एक नॉर्मल वर्ब दिख रही है। सेंटेंस कंप्लीट। अब आप कहेंगे सर ये सेंटेंस कहाँ है? ये तो क्लाउज है। तो भाई मैंने अभी आपको सेंटेंस और क्लाउज बताया ही कहाँ है? समझ रहे ना मेरी बातों को? अभी तो मैंने आपको सेंटेंस क्लाउज तो कुछ बताया ही नहीं है। बस आप ऐसे मान के चलो ये सेंटेंस है। आगे मैं बताऊंगा कि सेंटेंस कब होगा, क्लाउज कब होगा, फ्रेज क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना समझो कि मैंने इसको मान लिया कि ये एक सब सेंटेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको ले लिया। मैंने कहा राम रन्स। क्या कहा मैंने? राम रन्स। अब आगे इसमें मैं समझाना क्या चाहता हूं, देखो भाई, इस सेंटेंस का अगर हम हिंदी मतलब निकालें तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि राम दौड़ता है। क्या कहता है सेंटेंस? कि राम दौड़ता है। अब इसी के आगे अगर मैंने इसके आगे लगा दिया राम रन्स फास्ट। क्या लगा दिया मैंने? राम रन्स फास्ट। तो भाई अब अगर आप देखेंगे तो राम दौड़ता तो है, लेकिन कैसे? मैंने कहा राम रन्स, और मैंने क्या पूछा उसके आगे रिप्लाई के लिए मैंने क्या कहा? राम रन्स हाउ। तो इसका मतलब क्या पूछा मैंने कि राम कैसे दौड़ता है? तो आपने कहा कि सर राम तो तेज तेज दौड़ता है। तो जब राम तेज तेज दौड़ता है तो भाई ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार से आप देखो ना, सीधे सीधे ये वर्ब थी, मैंने पूछा राम रन्स, आपने मुझे बताया कि सेंटेंस कह रहा है सर राम रन्स यानी कि राम दौड़ता है। लेकिन आपने कहा कि सर राम कैसे दौड़ता है, यानी कि ये जो एडवर्ब होती है वो ज्यादातर हाउ का रिप्लाई होती है। हाउ का रिप्लाई होती है, व्हेन का रिप्लाई होती है और वेयर का रिप्लाई होती है। इन तीन चीजों का रिप्लाई कौन देती है? एडवर्ब देती है। मैंने कहा कि वह दिल्ली गया, आपने कहा व्हेन, तो मैं बताऊंगा कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो। जब जाएगा तो टुमारो, गया है तो इसका मतलब आज गया है, या कल गया था तो यस्टरडे हो जाएगा। तो ये किसके रिप्लाई है? सब व्हेन के। अगर वेयर की मैं बात करूं तो मैं जगह का नाम बताऊंगा, तब भी मैं कहूंगा कि वो वहां गया था, देयर, हेयर। ठीक है, ये सब क्या है? सब एडवर्ब है, ऑल आर एडवर्ब। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है एडवर्ब हो गया आपका।
एडवर्ब को समझे, बिल्कुल क्लियर हुआ। मैंने कहा कि वर्ब के अंदर जो शब्द आके कोई ना कोई डिटेल ऐड कर दे वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि सर यहाँ पे रन वर्ब है यानी कि दौड़ना। अब कैसे दौड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर फास्ट शब्द को लगाते ही वो तेज दौड़ने लगा। तो ये तेज होना क्या हो गया इसका, इसके अंदर कुछ ना कुछ बात ऐड हुई, कुछ डिटेल ऐड हुई वर्ब के अंदर। तो जब डिटेल ऐड अगर वर्ब के अंदर हो जाएगी तो वो शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। तो ये एडवर्ब के बारे में हो गई छोटी सी बात। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चीजों को सीखते हैं। आगे क्या है, प्रेपोजिशन। देखो भाई प्रेपोजिशन का बहुत ही छोटू सा रिलेशन है, अगर आप याद रख पाए तो। देखो भाई प्रेपोजिशन जो होते हैं इनको आप कहेंगे रिलेटिंग वर्ड। क्या कहेंगे, रिलेटिंग वर्ड। यानी कि ये आपको समझ लो ये बिचौलिया टाइप के हैं, ये रिश्तेदारी करवाते हैं लोगों में, समझ रहे हैं ना, यानी कि शादी विवाह वाला कंसेप्ट। देखो कैसे करेंगे, अभी शादी करवाते हैं। देखो तो प्रेपोजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल सा एक ही शब्द याद रखना है, दे ऑल आर रिलेटिंग वर्ड। आप कह सकते हैं प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड, ये बात भी बोल सकते हैं। जिनको ज्यादा लैंग्वेज याद करने का शौक है ये मैंने उनके लिए बताया, लेकिन आप केवल एक शब्द में जब फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं कि रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, बात खत्म। तो आप इतनी बात याद रखेंगे, क्या भाई कि ये क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई, रिलेटिंग वर्ड होते हैं, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं भाई, प्रेपोजिशन आपके रिलेटिंग वर्ड होते हैं। जैसे मैंने लिखा राम वेंट मोहन, क्या लिखा मैंने, राम वेंट मोहन। अब मुझे बताओ ये राम है, चलो मोहन हटाओ वरना शादी नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। मोहन की जगह पे हम लगते हैं जो भाई श्री राम जानकी वाला कंसेप्ट है वो लगाते हैं। तो यहां पे हमने लिख लिया सीता, समझ रहे हैं ना। अब देखो कैसे, मैंने कहा राम वेंट सीता, कैसे मुमकिन है भाई, हो ही नहीं सकता। राम वेंट सीता अगर हम देखें तो ये अभी थोड़े से दूर दूर हैं। मैंने कहा राम सीता गया, क्या बना भाई, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। आप कहेंगे सर इनको थोड़ा सा रिलेट तो करने के लिए कुछ कीजिए यूज। देखो रिलेट करने के लिए इनको कैसे यूज करें भाई, सीधी बात है, अगर ये वर्ब नहीं होती हमारे पास में तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते कंजंक्शन के माध्यम से। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, इनको कंजंक्शन के माध्यम से हम कनेक्ट कर देते, बट लेकिन हमारे पास ये बीच में वर्ब आ रही है। सर क्या करें, अब वर्ब आ रही है, कैसे क्या करें। तो भाई उसके लिए आपके ये बिचौलिया साहब हैं, तो ये वर्ब आ रही है इसको हटाओ भाई। इसके लिए देखो क्या होगा, असल में बात ये है कि इनका जो रिलेशन है वो कैसे बनेगा। देखो भाई प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो दो पास पास के वर्ड को रिलेट कर देते हैं। ऐसे मान के चलो ये बीच में कौन है, घर वाले, कौन है बीच में, घर वाले। और प्रेपोजिशन काम करेगा आपका सरकारी नौकरी का, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। प्रेपोजिशन किसका काम करेगा, सरकारी नौकरी का। अब ये देखो उठ के ऐसा होगा, एक प्रेपोजिशन मैंने इधर से निकाल लिया, एक प्रेपोजिशन मैंने निकाल लिया टू। कौन सा प्रेपोजिशन निकाल लिया भाई मैंने, टू निकाल लिया। मान लो ये टू एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब है, अब ये एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब आ जाएगी यहां पे, समझ रहे हैं ना। अब ये एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब आ गई यहां पे। अब ये हो गया राम वेंट टू सीता, यानी कि राम सीता के पास गया, राम सीता के पास गया। अब ये एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब आ गई, इसका मतलब ये दोनों रिलेशन में आ गए। इसको रिलेट करने का काम किसने किया भाई, ये इसके घर वाले थे, मान नहीं रहे थे, ये आ गई गवर्नमेंट जॉब यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर आपकी जो भी आप मान लो, उसने आते ही क्या किया, इससे अपना नाता जोड़ लिया, यानी कि रिलेशन बना लिया, रिलेट में आ गए। और जब ये रिलेट में आ गए तो इनडायरेक्टली इसके साथ में तो आना ही था, समझ रहे हैं ना। तो देखो राम से सीता जुड़ गई, इसका मतलब शादी हो गई इसके अंदर, बस। तो कितने मजे से हमने ये सीख लिया कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। मैंने कहा प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होते हैं आपके। देखो रिलेट कैसे किया कि भाई यहां पे ये वर्ब थी, ये आपका नाउन था। अब हमें वर्ब और नाउन को रिलेट कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। देखो एक बात मैं और बता देता हूं, जब भी आप देखेंगे कि अपोजिट चीजें मिल जाएं, कैसी अपोजिट चीजें, मतलब यहां पे आपका वर्ब है, यहां पे आपका नाउन है, यानी कि ये सेम नहीं है। और जब ये सेम नहीं है तो आप इनको जोड़ नहीं सकते, केवल रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को ही तो जोड़ना था। राम वेंट वेयर, राम वेंट वेयर,
तो कहाँ गया था राम? तो राम सीता के पास गया था। तो वेयर और जो ये वेंट है वो सीता को रिलेट करना चाह रही थी ना किसी तरीके से, तो उसके लिए कौन आया? प्रेपोजिशन निकल के आया। तो प्रेपोजिशन की मदद से हमने क्या किया? रिलेट कर दिया चीजों को। लेकिन अगर वहीं पे हमें जरूरत पड़ती कंजंक्शन की, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वो कब होगा? जब यहां पे भी वर्ब हो और यहां पे भी वर्ब हो। हालांकि एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होती नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। स्ट्रक्चर कब पॉसिबल होगा? स्ट्रक्चर तब पॉसिबल होगा, मान लो यहां पे भी प्रोनाउन हो, यहां पे भी प्रोनाउन हो, तब आपका यहां बीच में जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? कंजंक्शन होगा। वो इन दोनों को सेतु बना के जोड़ने का काम करेगा। इसी प्रकार से मान लो यहां पे भी नाउन हो, यहां पे भी नाउन हो, तब जो बीच में एक आएगा आपका शब्द वो क्या करेगा? कंजंक्शन आएगा। तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये आगे का कंसेप्ट है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। समझ रहे ना मेरी बातों को? ठीक है, तो प्रेपोजिशन आपको समझ में आया। देखो कितना मजे से आपने प्रेपोजिशन को सीख लिया। ये एग्जांपल आप लिख लेना कि भाई राम वेंट सीता था, उसके लिए हमने ये जो देखेंगे आप, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका फिर से कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, बताऊंगा नाउन की यूसेज में बताऊंगा ये सारी बातें। फिर ये आपका जो है ये टू जो है वो क्या है भाई? एक प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को और इस ऑब्जेक्ट को रिलेट करने का काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना? और प्रेपोजिशन जो टू है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? सीता। किसके पास गया? सीता के पास गया। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो ये आप सेंटेंस लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे पढ़ते हैं कंजंक्शन। क्या पढ़ते हैं? कंजंक्शन पढ़ते हैं। आज कंप्लीट करके रुकेंगे, टेंशन ना लीजिए, दो ही हमारे पास बचे हुए हैं। कंजंक्शन को भी सीख लेते हैं। अब देखो कंजंक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। क्या लिख सकते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड। समझ रहे हैं ना? कंजंक्शन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं संयोजक शब्द। क्या कहते हैं कंजंक्शन को? संयोजक शब्द कहते हैं। संयोजक शब्द मतलब ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड में मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया कि जो कंजंक्शन होते हैं, देखो कंजंक्शन के अंदर मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था मेरे कंजंक्शन के अंदर? जो कंजंक्शन आपके होते हैं इसके अंदर देखो आपको क्या बात याद रखनी है। जो कंजंक्शन आपके होते हैं ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। अब ये कैसे काम करेंगे? ये दो शब्द को ज्वाइन करने का यानी कि जोड़ने का काम करेंगे, जो कि इनके नाम से पता लग रहा है। कैसे करके जोड़ेंगे वो देखो। जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम श्याम आर फ्रेंड, ये मैंने सेंटेंस लिखा, राम श्याम आर फ्रेंड्स। राम श्याम, ये तो भाई अजीब, मतलब पूरा एक, ये लग रहा है जैसे एक नाम हो, लेकिन ये एक नाम कहां है भाई? सेंटेंस तो आर लिख रहा है। आर लिखने का मतलब है ये दो लोग हैं। अब दो लोग हैं तो रिलेट करेंगे एक दूसरे से। कैसे करेंगे रिलेट वो देखते हैं। देखो भाई, ये राम है, ये श्याम है, दो लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, दोनों के दोनों नाउन हैं। और मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि अगर एक नाउन हो और दूसरा भी नाउन हो, तो नाउन जब सेम सेम हो जाएंगे, चाहे नाउन नाउन हो या प्रोनाउन प्रोनाउन हो, इन दोनों को जो जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो क्या होगा? कंजंक्शन होगा। इन दोनों को जो जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो एक कंजंक्शन होगा। यानी कि डेफिनेटली यहां पे जो राम एंड श्याम हैं, इनके बीच में जो वर्ड यहां पे आएगा वो कोई ना कोई कंजंक्शन होगा। और मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि संयोजक शब्द लगा दिया, जो कि इन दोनों को जोड़ देगा। समझ रहे हैं ना? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसे कहते हैं वो मैंने यहां पे लगा दिया। तो मैंने यहां पे लगाया राम एंड श्याम। अब इसका मतलब क्या हो गया? राम एंड श्याम। इसका मतलब राम और श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि पक्के मित्र हैं। ये बन गया। तो बस यही मुझे समझाना था। कंजंक्शन में आपको क्या, देखिए मैंने बताया, मैंने कहा सेम होने चाहिए। अब देखो ये नाउन नाउन का हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरा लिख सकते हैं, ही एंड शी, ये है। लेकिन आप कहेंगे सर ही एंड सी होता नहीं है, तो ही एंड सी नहीं होता है तो भाई बिल्कुल मत लिखो। आप यहां पे ऐसे लिख लो, ही एंड हर, ये लिख लो, ये लिख लो, ये तो होता है ही एंड हर आर फ्रेंड, ही एंड हर आर फ्रेंड। तो भाई ये ही है और ये हर है। अब मुझे बताओ क्या हर प्रोनाउन नहीं है? हर भी तो प्रोनाउन ही है। वो बात अलग है कि ऑब्जेक्टिव केस में है, बट है तो प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउन है तो मैंने क्या कहा था, देखो ये प्रोनाउन
और ये भी प्रोनाउन। तो मैंने कहा था जब दो प्रोनाउन मिल जाएं तो उन दोनों को जोड़ने के लिए भी कौन आएगा, कंजंक्शन आएगा। तो देखो ये बीच में कौन आया, कंजंक्शन आया। तो ये एंड क्या है, दोनों कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वर्ड्स को वो ज्वाइन करने का काम करते हैं। कंजंक्शन क्या करते हैं, दो चीजों को ज्वाइन, एक सेंटेंस में दो शब्दों को ज्वाइन करने का जो काम करते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए लास्ट सीख लेते हैं। अब वैसे तो ऐसा होता है कि जब क्लास हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कराते हैं लोग, तो वो ये देख लेते हैं कि हाँ क्लास तो बड़ी हो गई भाई, कंजंक्शन तक पढ़ा दिया, छोड़ो इंटरजेक्शन कौन पढ़ा रहा है। लेकिन भाई हमें पढ़ाना है, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, और जब क्वेश्चन बनते हैं तो भाई इससे सीखना भी जरूरी है। देखो भाई इंटरजेक्शन को आप यहीं पे लिख लेना, मैं यहीं लिख दूंगा इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन जो होता है वो आपके इमोशन होते हैं। क्या होते हैं भाई, आपके जो इमोशंस होते हैं वही इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ये आप इंटरजेक्शन में हेडिंग डाल के लिख लेना। जो आपके इमोशंस होते हैं यानी कि जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाती हैं। जैसे आप कहेंगे सर एलॉज, क्या कहेंगे, एलॉज। आप कहेंगे हुर्रे, क्या कहेंगे, हुर्रे। आप कहेंगे वाव, क्या कहेंगे, वाव। आप कहेंगे ओह, आप कहेंगे ओ, आप कहेंगे ओ। तो ये सारे के सारे जो मैंने यहां पे लिखे, ये सब के सब क्या दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर सब के सब जो है वो एक इमोशन है। जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो आप क्या कहेंगे, अलाज, क्या कहेंगे, अलाज। इसी प्रकार से अगर आप बात करें, आप जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कहते हैं हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द ट्रॉफी, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो सब क्या होता है, वो सब आपके इमोशंस होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप इसका यूज करते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने सरप्राइज दिया, आपके कोई भी मित्र ने आपको सरप्राइज दे दिया, मान लीजिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी आपको दे दी, तो आप क्या कहते हैं, वाओ दैट्स अ नाइस पार्टी, ऐसे बोलते हैं ना। तो वाओ जो निकल के आया वो क्या था, आपका इमोशन था। क्या था, इमोशन था, आपकी फीलिंग्स थी। इसी प्रकार से बात करते हैं ओह। जब मान लीजिए कोई एकदम से सडनली कोई बात सुनी और थोड़ा सा झटका लगता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो जब थोड़ा सा झटका लगेगा तो हम क्या कहते हैं, ओह, क्या कहते हैं, ओह। जैसे कोई काम गलत हो गया, ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो सब क्या है, हमारे सब के सब इमोशन हैं, और वो सब के सब कहां चले जाते हैं, इंटरजेक्शन में आ जाते हैं। तो देखो भाई आज की वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीटली बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे देने का प्रयास किया है भाई, फिंगर टिप्स पे याद कराने का प्रयास किया है। वीडियो लंबी जरूर रही है, लेकिन इसमें आपने कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रख लिया। ये आपकी यहां आ जाएंगी अगर ये वीडियो देख ली, कंप्लीट है बिल्कुल, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर बिल्कुल इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने सारी बातें क्लियर कराई हैं कि कुछ समझ लीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से बताया है। क्या मुझे बताओ, ये छोटे छोटे शब्द याद नहीं कर पाओगे, कितनी बड़ी बातें लिखी, कोई बड़ी बात लिखी है इसके अंदर, बताओ। एक स्लाइड नहीं है ये, एक स्लाइड में लोग पढ़ा के चले जाते हैं, इतना जितना मैंने आपको इतनी तरीके से बताया है, इसको एक स्लाइड बनती है इसकी केवल, और एक स्लाइड में लोग पढ़ा के निकल जाते हैं इसको। तो इसको देखो बहुत ही आराम से मैंने बताया है, सारी चीजों को आपको सिखाया है। बेसिक से बैच चल रहा है, अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, सारी चीजों को अच्छी तरीके से सीखिए। बिल्कुल एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, क्लास के अंदर ही आप सीख जाएंगे अगर चीजों को आराम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।